Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new topic privatization. So privatization अगले टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, लिबरलाइजेशन. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन के हम लोग सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं. अब हम लोग को कवर करना है क्या, प्राइवेटाइजेशन. तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर करना ओनरशिप, ओके, मी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है क्या, ट्रांसफर करना, ओनरशिप को ट्रांसफर करना, मैनेजमेंट का और कंट्रोल, जो पब्लिक सेक्टर कंट्रोल होता है एंटरप्राइज पे, किसके, एंटरप्रेन्योर्स के और प्राइवेट सेक्टर पे. प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट तो है ओनरशिप को ट्रांसफर करके, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट करके. तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप and management of the public sector companies from the government to private sector. Then investment में क्या है कि जो privatization of public sector undertakings PSU जो होगा by selling of part of the equity of PSU to the public. PSU अपना पार्ट ऑफ इक्विटी सेल करेगा कहाँ, पब्लिक में, डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, इससे भी प्राइवेटाइजेशन होगा. नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेट करना नेशनल इकोनॉमी को किस इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी से. क्या करना, इंटीग्रेट करना, मिलाना नेशनल इकोनॉमी को किससे, किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेट द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. किसके थ्रू, रिमूवल्स बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स है इंटरनेशनल ट्रेड या कैपिटल मूवमेंट्स है, उन सारी चीज को रिमूव करके हम लोग ग्लोबलाइजेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं नेशनल इकोनॉमी से वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड. कि कितने, कौन से बैरियर्स हटाना होगा, इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट्स को. चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड की गई थी वो एक स्पेसिफाइड लिस्ट पे और हाई टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट के प्रायोरिटी पे बनाई गई थी, प्रिपेयर्ड की गई थी. इन विच ऑटोमेटिक परमिशन विल बी अवेलेबल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और इसकी वजह से एक ऑटोमेटिक परमिशन मिल गया किसमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी के साथ. देन क्या हुआ, इन रिस्पेक्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू अ सम ऑफ ₹1 crore. फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ऑटोमेटिक परमिशन प्रोवाइड करवाई गई, हाई, वो भी हाई प्रायोरिटी पे इंडस्ट्री को, अप टू कितने रुपीज में, 1 crore में. इन ऑर्डर टू इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, रूपी वॉज डीवैल्यूड. रूपी को डीवैल्यूड कर दिया गया कब, इन 1991, जुलाई 1991 बाय नियरली 20% से. ओके, डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्स याद रखिएगा. टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने में जो यूनियन बजट 1992 से लेके 1993 मेड इंडियन रूपी पार्शियली convertible and then rupee was fully convertible in 1993 to 1994. If new 5-year plan export import policy 1992 to 1997, डेट्स याद रखिएगा, was announced by the government. किसके थ्रू अनाउंस किया गया, गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस किया गया. क्या एस्टैब्लिश करने के लिए, फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड को एस्टैब्लिश करने के लिए. देन क्या हुआ, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इंडियन इकोनॉमी विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन, जो गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया कस्टम ड्यूटी टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट तक. क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया किसको, कस्टम ड्यूटी को. आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग रेफर करता है हायर करना बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. ओके, क्या हायर करना, बिजनेस सर्विसेज को थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, ज्यादातर अदर कंट्रीज से, विच वेयर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री. आउटसोर्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का. इट हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज, क्योंकि ग्रोथ ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो ग्रोथ है
जितने भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर। IT सेक्टर का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज बिकम a favorable destination of outsourcing for most of the MNCs because of availability of skilled manpower। skilled manpower की availability हो गई, favorable of government policies, गवर्नमेंट ने बहुत सारी favorable policies दे दी थी, that's why जो इंडिया क्या हो गई, एक फेवरेबल डेस्टिनेशन हो गई किसकी, MNCs की। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटेंस करता है, सुपरवाइज करता है, लिबरलाइज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। प्रायर टू WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गाट कब स्टैब्लिश्ड हुआ, वॉज स्टैब्लिश्ड 1948 विथ 23 कंट्रीज के साथ स्टैब्लिश्ड हुआ। WTO कब हुआ, 1995 में। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है WTO एज द सक्सीसर ऑर्गेनाइजेशन टू गाट। एट प्रेजेंट देखा जाए तो देयर आर 164 मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO। 164 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं WTO की, एंड ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनको रिक्वायर्ड है कि वो WTO के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो फ्रेम्ड हुए हैं वो बाइंड है, वो अबाइड है उन सारे रूल्स रेगुलेशंस से, लॉज से WTO के। कुछ मेजर फंक्शंस हैं WTO के, टू फैसिलिटेट ट्रेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। ये इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करते हैं, वो बायलैटरल भी है और मल्टीलैटरल भी है, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। देन क्या है, स्टैब्लिश करना रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन in which nation cannot place arbitrary restrictions on trade। then क्या है, to enlarge production and trade of services, आप बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्शन, ट्रेड और सर्विसेज को। इंश्योर करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, और प्रोटेक्ट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये 5 फंक्शन है जो कि WTO परफॉर्म करता है। शुड इंडिया बी ए मेंबर ऑफ WTO, क्या इंडिया भी मेंबर है WTO का? तो मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स करता है अमंग द डेवलप्ड नेशंस। डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्रीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट अलाउड। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने मार्केट को क्या कर सकती हैं, फोर्स कर सकती हैं ओपन मार्केट करने के लिए, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज अलाउड नहीं है एक्सेस टू मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। एन अप्रेजल ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या अप्रेजल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या है? तो फर्स्ट है इंक्रीज करना रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द ग्रोथ इन GDP वाज 5.6% ड्यूरिंग 1990 टू 1991। 1990 टू 1991 के बीच 5.6% ग्रोथ हुआ GDP का, एज कंपेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ 6.7% इन 2017 to 18। In the first quarter of 2022 to 2023, that is April to June, GDP growth was recorded at an impressive 13.5%। 1918 to 91 में जो ग्रोथ रेट था वो 5.6% था। देन 2017 to 18 में 6.7% ग्रोथ हुआ, एंड देन 2022 to 23 फर्स्ट क्वार्टर के अप्रैल टू जून तक में 13.5% इंप्रेसिव ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड जो ग्रोथ था ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर वो बहुत ही कम था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएट करता था, whereas growth of service sector has gone up। ये इंडिकेट करता है that the growth is mainly driven by the sector in service sector। During 2012 to 15, there has been a setback in the growth rate of different sectors। कुछ setback देखे गए। Agriculture recorded a high growth rate 2013 to 14, but witnessed negative growth rate in subsequent year। बस इन सालों में थोड़े नेगेटिव ग्रोथ देखे गए, बट एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत ज्यादा था। कब? 2013 to 14 तक। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो ओपनिंग अप इकोनॉमी हैज लीड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा। देन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया क्या, फ्रॉम अबाउट US $100 million डॉलर इन 1990 to 1991 टू US $30 billion इन 2017 to 18। देन क्या हुआ, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आया। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
from about $6 billion. India is one of the largest foreign exchange reserve holders in the world. Rise in export बढ़ गया. 1991, India had experienced considerable increase in export of auto parts, engineering goods, IT software and textiles. एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया था. इंडिया IT सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगी थी. ऑटो पार्क्स का कंट्रोल और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आ गया, महंगाई पे कंट्रोल आ गया. इंक्रीज होगा क्या रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. एबॉलिश कर दी गई लाइसेंस सिस्टम, रिमूवल और रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. तो क्या इंक्रीज हो गया रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. अब देन क्या आया क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्या क्रिटिसिज्म्स क्या थे. ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा. थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड बट सच ग्रोथ फेल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया. नेग्लेक्ट हो गया एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने लगे तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो नेग्लेक्ट हो गया. रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट होने लगा. रिमूवल ऑफ सब्सिडी हो गया, सब्सिडी को रिमूव कर दिया गया, जिससे कि जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए. लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज. इम्पोर्ट ड्यूटीज में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई, रिडक्शन देखा गया. रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स. हम लोग फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो गए. तो इससे क्या हुआ, इट लीड टू राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स. इससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स के जितने भी प्राइस थी वो बढ़ने लगी. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गई, क्योंकि चीपर इंपोर्टेड प्रोडक्ट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से देयर वाज ग्रेट फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज and as result domestic industries were exposed to imported goods. जो डोमेस्टिक कंट्रीज थी वो क्या हो गई, एक्सपोज हो गई किससे, imported goods से. cheaper imports replaced the demand for domestic goods and manufacturers started facing competition from imports. जो cheaper imports replaced हो गए किससे, demand for domestic goods से, और मैन्युफैक्चरर स्टार्ट हो गए फेस करना कंपटीशन इंपोर्ट का. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी, पावर सप्लाई नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फैसिलिटी नहीं थी. नॉन टेरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज होने लगा. देन क्या था, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गई थी. द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज फिक्स्ड अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. फॉर इंस्टेंस इन 1991 टू 1992 इट वाज टारगेटेड टू मोबिलाइज करना 2500 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट से. जो गवर्नमेंट थी वो एबल हो गई मोबिलाइज करने में 3040 करोड़, मोर देन द टारगेट. अपने टारगेट से ज्यादा ही उसने मोबिलाइज कर दिया. इन 2070 में देखा जो टारगेट था 1 लाख करोड़ का, वेयर एज द अचीवमेंट वाज अबाउट 1,57,000 करोड़. इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी हो गई. द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड वाज डन टू जनरेट लार्जर रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप ऑफ, जो टैरिफ घटता गया वो क्या कि स्कोप देता गया रेस करने का रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज. टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड टू फॉरेनर इन्वेस्टर्स. टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया किसको, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, टू अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फर्दर रिड्यूस कर दिया स्कोप ऑफ रेजिंग टैक्स रेवेन्यू. स्प्रेड हो गया कंज्यूमरिज्म. द न्यू पॉलिसी हैज बीन इंकरेजिंग अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म. जितने भी न्यू पॉलिसीज आई एक डेंजरस ट्रेंड इंकरेज कर दिया कंज्यूमरिज्म का, बाय इंकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजम्पशन. अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो गया. ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली सम सेलेक्ट एरियाज इन द सर्विस सेक्टर. ग्रोथ कुछ ही सेक्टर्स में देखा गया सर्विस सेक्टर, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो गया, IT सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज. यहाँ क्या हो गया, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो गया. डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, नोटबंदी. इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसमें, BST के 3rd चैप्टर में, बिजनेस इन्वायरमेंट में. सो डीमोनेटाइजेशन होता है नोटबंदी.
ठीक है। ऑन द 8th नवंबर 2016, 8 नवंबर कब, 8 नवंबर को कब 2016 जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट विथ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इट वॉज डिसाइड टू डिमोनेटाइज हाई वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स। डिसाइड किया गया कि वो हाई वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स को डिमोनेटाइज करेंगे। कौन कौन से डिनोमिनेशन, कौन कौन से नोट्स हुए थे, 500 और 1000 के नोट्स। दीज नोट्स अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 86% ऑफ द कंट्रीज कैश सप्लाई। द मेन एम था डिमोनेटाइजेशन का क्या करना, टू कर्ब करप्शन, करप्शन को पकड़ना, ब्लैक मनी को पकड़ना। मेन एम यही था डिमोनेटाइजेशन का। द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू कर्ब करप्शन। फीचर क्या था डिमोनेटाइजेशन का, डिमोनेटाइजेशन इज यूज्ड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजरिंग कैश होल्डिंग्स। जिनके पास भी ज्यादा कैश होल्डिंग्स रहेंगी वो डिक्लेयर्ड हो जाएंगी। इनकम वाज रीडली डिपॉजिटेड इन बैंक्स एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, और वो जाके बैंक में डिपॉजिट करे और न्यू नोट से रिप्लेस कर लें लिमिट तक। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी पकड़ा जाएगी। डिमोनेटाइजेशन वो ऑल्सो लीड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और क्रिएट करना लेस कैश इकोनॉमी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जीएसटी एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि रिप्लेस्ड किया गया है बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स से इंडिया में, इनडायरेक्ट टैक्सेस से इंडिया में। द एक्ट जीएसटी passed in the पार्लियामेंट 29 मार्च 2017 को पास्ड किया गया था पार्लियामेंट में। द एक्ट इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। पार्लियामेंट से तो 2017 29 मार्च को एक एक्ट पास्ड हो गया था, बट एक एक्ट को अफेक्ट ऑन कब इफेक्ट किया, 1 जुलाई 2017। टैक्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्स क्या है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। प्रॉफिट का पार्ट एक रेवेन्यू है। फॉर ग्रोथ ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन मेकिंग द स्टेट अकाउंटेबल टू इट्स taxpayers. GST has replaced 17 indirect tax like direct tax like कौन से direct tax, service tax, excise duty, sales tax etc. ऐसे ही 17 टैक्स को रिप्लेस करके GST आया and 23 cesses of center and the states thereby eliminating the need for filing multiple returns and assessments. GST as charged at each stage of value addition and the supplier of six. The levy जो जीएसटी है वो चार्ज की जाती थी हर एक स्टेज पे। लेवी ऑन इनपुट्स इन द प्रीवियस स्टेज ऑफ वैल्यू चेन थ्रू द टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या कहते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 3 टाइप्स हैं। सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर का था। जीएसटी का एम था कि टू सबस्यूम करना अब मल्टीपल टैक्सेस इनटू वन सिंगल टैक्स अक्रॉस द कंट्री एंड मेक करना गुड्स यूनिफॉर्मली प्राइस्ड अक्रॉस इंडिया। दो इन दिस प्रोसेस सम जो जितने भी गुड्स थे बिकम कॉस्टली हो गए और सम कुछ गुड्स चीपर हो गए। इफेक्ट ऑन प्राइस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जब जीएसटी बना लग्जरी गुड्स हैव बिकम कॉस्टली, जितने भी लग्जरी गुड्स थे वो महंगे हो गए, while items of mass consumption have become cheaper, और जितने मास कंजम्पशन के जितने भी आइटम्स थे वो क्या हो गए, सस्ते हो गए, चीपर हो गए। कंजम्पशन बेस्ड ऑन बेस टैक्स, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स दैट इज अ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है जहां गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया जाता है, जीएसटी वहां लगता है। इनवॉइस मैचिंग है, द इंडियन जीएसटी विल हैव मैकेनिज्म ऑफ मैचिंग ऑफ इनवॉइस। इनपुट टैक्स या क्रेडिट ऑफ परचेज सर्विस तभी अवेलेबल है जब गुड्स पे अवेलेबल है क्या, इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स फील्ड इन दी, जो बायर फील्ड करता है मैचेस दी आउटवर्ड सप्लाईज डिटेल्स फील्ड इन दी सप्लायर। जो इनपुट टैक्स credit of purchased services and goods will be available only when the invoice supply details filled. Anti-profiteering measure, it is one of the best key, it is one of the key feature of the recently implemented GST law.
दिस मेजर प्रिवेंट एंटिटीज फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, जैसे कि ज़रा प्रॉफिट्स, तो एज पर द एंटी प्रॉफिटरिंग रूल्स जो बेनिफिट ऑफ रिड्यूस जीएसटी टैक्स रेट्स एंड इंक्रीज करना इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी पास्ड ऑन द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस. Registration under GST, a business whose aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs has the compulsory register under goods and service tax. ये लिमिट इस सेट एज 10 लाख, इसका लिमिट 10 लाख में सीमित है, इसका सेट किया गया है लिमिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स फ्लैग्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहां पे 10 लाख लिमिट सेट किया गया है. इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी. इनपुट टैक्स मीन्स क्या होता है? रिड्यूस करना टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट. वह जब भी कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स आर सप्लाइड टू ए टैक्सेबल पर्सन, जो जीएसटी चार्ज होगी वो इनपुट टैक्स कहलाती है. द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिट, जो सप्लायर होगा वो हर एक स्टेज पे परमिट किया जाएगा अवेल करना क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैन सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी मेड बाय हिम. की फीचर क्या है जीएसटी के? एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी. द ट्यूटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज इन द होल कंट्री, सारे कंट्री में है. एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. GST is applicable on the supply of goods and services as against the earlier concept of tax on the manufacture of sale of goods and or provision of services. ये सिर्फ goods and supply of goods and service पे ही है. as against देखा जाए तो manufacture और sale of goods and provision of services. consumption based tax, ये consumption based tax है. It is based on principle of destination based consumption tax against the earlier principle of origin based taxation. GST on import of goods and services is treated as interstate. IGST कहलाता है. Supplies and would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties. GST rates CGST, SGST, IGST. CGST central goods and services tax, SGST state goods and services tax or IGST integrated goods and services tax are levied at rates mutually agreed upon by the center and the states under the aegis of the GST. Payment of GST. There are various modes of payment of tax available to the taxpayer including interbanking system, debit credit card and national electronic funds transfer. GST council क्या होता है? Goods and Service Tax Council is a constitutional body for making recommendation to the union and state government on issue of related to goods and services. Constitution as per 279 Act of the amended constitution of the GST Council, which will be a joint forum of the center and the state. Constitution as per Article 279A of the amended constitution, the GST Council, which will be a joint forum of the state and the states, center and the state shall consist of the following members, जैसे कि chairperson, vice chairperson, members. quorum क्या होता है? 50% of total number of members of goods and service tax council shall constitute the quorum as its meetings. सेट करते रहते हैं quorums as its meetings के हिसाब से 50% of total member किसके? of the goods and service tax council के. Majority required for taking decisions. Every decision of GST council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 75%. से कम majority में कोई भी decision नहीं लिया जाएगा of the weighted votes of the members present and voting in the accordance with the following principles, namely, vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast and जितने सारे भी votes of states government taken together have a weightage of 2/3 of the total votes cast in that meeting. तो majority required for taking decisions. जितने भी GST के decision होंगे उसमें majority बहुत जरूरी है. चैप्टर ही खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. बाय बाय.